अगर पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे पराजित नहीं होते तो क्या पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो पाती? क्या पूरे हिंदुस्तान पर मराठों का अखंड राज होता? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। और क्या एकमात्र ये पानीपत का युद्ध ही ऐसा कारण है जिसकी वजह से आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पर मराठों की अखंड सत्ता स्थापित नहीं हुई, या इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं? और यदि कारण हैं तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आगे चलकर हम देखते हैं कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई और तीसरी और अंतिम जो लड़ाई थी उसमें अंग्रेजों ने मराठों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। खैर, विषय को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक विदेशी इतिहासकार के कथन से। एक इतिहासकार हुए हैं सिडनी ओवेन। अब विदेशी लोग हैं तो हमारे लिए जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे उसी रूप में आपको बताता हूं। अच्छे शब्दों का तो ज्यादातर ये प्रयोग करते ही नहीं थे। तो सिडनी ओवेन ने किस संबंध में कहा है कि 1761 ईस्वी में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हो चुका था और इसमें मराठे जब पराजित हो चुके थे तो इसके बाद मराठों की जो स्थिति थी उसके संबंध में सिडनी ओवेन ने यह लिखा है कि मराठों की शक्ति को कुछ समय के लिए चूर चूर कर दिया गया। यह है बहुमुखी दैत्य, मारा तो नहीं जा सका लेकिन इसकी शक्ति को भली भांति कुचल दिया गया और कुछ समय तक यह सोता रहा। बाद में जब यह उठा तो इसको पराजित करने के लिए और समाप्त करने के लिए अंग्रेज तैयार थे। अब यदि सिडनी ओवेन के इस कथन का आप विश्लेषण करें तो यहां से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मराठों में उस समय वो शक्ति तो थी कि वो पूरे भारत पर, पूरे हिंदुस्तान पर राज कर सकते थे। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष भी रखूंगा क्योंकि हमको उसी समय की पृष्ठभूमि की ओर जाना पड़ेगा और उसी समय की कुछ बातों पर हमको कुछ पॉइंट्स पर नोटिस करना पड़ेगा जिससे यह स्पष्ट होगा कि जब 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में सत्ता को लेकर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उस वैक्यूम को भरने के लिए हिंदुस्तान में अगर कोई तैयार थे तो वो मराठे और कुछ समय आगे चलकर अंग्रेज, ये 2 तैयार हो चुके थे और फिर दोनों के मध्य वो टकराव हुआ। विषय को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले पानीपत के तीसरे युद्ध की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध लड़ा गया था। जनवरी का महीना उत्तर भारत का सबसे ठंडा महीना होता है और इस ठिठुरन के महीने में मराठों के पास में खाने को दाने नहीं थे। उनके पीछे से जो उनकी फूड सप्लाई चेन थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। एक और जहां अहमद शाह अब्दाली, या जिसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, उसके साथ में हिंदुस्तान के लगभग छोटे बड़े सभी मुस्लिम नवाब उसके साथ में थे, वहीं पर मराठों का साथ हिंदुओं ने भी नहीं दिया था। अब क्यों नहीं दिया था इसके संबंध में तो मैं पहले के वीडियोस में यह स्पष्ट कर चुका हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मराठों के साथ में भी कुछ मुस्लिम थे, हाँ थे, वो गिने चुने, जैसे इब्राहिम खां गारदी, उनके जो तोपची थे वो थे। मराठों को जो डिसएडवांटेज था वो ये था, अब्दाली ऊंचे स्थान पर, वो नीचे स्थान पर, और इस समय मावट का दौर होता है, सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावट कहा जाता है। उसकी वजह से कीचड़ था और कीचड़ में मराठों की जो भारी तोपें थी वो फंस चुकी थी, वो अपनी तोपों को नहीं निकाल पाए। इब्राहिम खां गारदी उन तोपों का उपयोग नहीं कर पाया। मराठों के स्वयं के पास में खाने को दाने नहीं थे तो जानवरों को कहां से चारा खिलाते? उनके जो घोड़े थे वो मर रहे थे, लाशें सड़ रही थी, दुर्गंध फैल रही थी, इसकी वजह से बीमारी फैल रही थी। अब भूखे पेट तो किसी आदमी से भजन नहीं हो। यहां पर ऐसी स्थिति में, उस ठिठुरन में भूखे पेट मराठों ने वो युद्ध किया। इस युद्ध में वो पराजित हुए, लेकिन केवल एकमात्र यही कारण नहीं था जिसकी वजह से आगे चलकर मराठों का पूरे हिंदुस्तान पर राज नहीं हुआ। इसकी जानकारी आप एक इतिहासकार के कथन से और ले सकते हैं। एक इतिहासकार हैं ग्रांड डफ। उन्होंने ये कहा है कि मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उनको उनके जो युवा पेशवा थे माधवराव, जो 1761 से 1772 ईस्वी तक के उनके पेशवा थे, उनकी मृत्यु से जितना नुकसान हुआ इतना नुकसान पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हुआ। तो ग्रांड डफ ने माधवराव के संबंध में ऐसा क्यों कहा, यह तो वीडियो में अभी आगे स्पष्ट हो ही जाएगा। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो ये बात दर्शाती हैं कि मराठे हिंदुस्तान पर शासन कर सकते थे। गौर करना, पानीपत का जब यह तीसरा युद्ध हुआ था इससे पहले मराठों ने, उस समय के जो मुगल शासक थे मुहम्मद शाह रंगीला, जो एक अयोग्य शासक थे, मुगल दरबार में नंगे भी आ जाया करते थे, दरबारियों से भी कहते थे कि तुम भी उतार दो, कपड़े उतार दो, दरबार में नंगे ही दौड़ लगाया करता था मुहम्मद शाह रंगीला।
खुद के नंगी अवस्था के चित्र भी बनाया करता था। अब मोहम्मद शाह रंगीला, कोई मुगल बादशाह जब ऐसा करेगा तो उसके अधीन जो राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र करने लग गए। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र किया। चिंकलिज खां जो थे हैदराबाद के निजाम, उन्होंने स्वतंत्र कर लिया। स्वयं मोहम्मद शाह रंगीला की नाक के नीचे दिल्ली के पास में ही अवध के सादत खान ने अपने आप को अलग कर लिया। कर्नाटक ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक थे, मराठों ने मुगल शासक से 50 लाख रुपए वसूले। किसके नाम पर? प्रोटेक्शन मनी के नाम पर, कि भैया हम जो हैं वो आपकी सुरक्षा करेंगे। किससे? हमसे ही। मतलब हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, 50 लाख रुपए दो। और कोई दूसरा भी अगर तुम पर हमला करता है तो उसका सामना हम करेंगे। इसीलिए हम ये देखते हैं कि 1761 ईस्वी में जब अहमद शाह दुर्रानी ने हिंदुस्तान पर यह 5वां हमला किया था, तो मुगल शासक को मराठों ने जो वचन दिया था तुम्हारी रक्षा का, उसके लिए मराठे अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए चले गए थे। केवल आप इस बात पर गौर करना कि जहां हिंदुस्तान में मुगलों की सत्ता स्थापित होती थी, मतलब वो सबसे बड़े माने जाते थे, अब स्वयं मुगल बादशाह को अपनी रक्षा के लिए मराठों पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो बड़ा कौन? बड़े मराठे। इसका मतलब इस समय तक आते आते वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसको मराठों ने भर दिया था। थोड़ा सा और समझो इस बात को। 1526 ईस्वी में मुगल भारत में आए थे। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर ने इब्राहिम खान लोदी को पराजित किया था। 1526 से लेकर और 1707 ईस्वी तक लगभग इन 250 सालों में, जहां हम केवल 6 मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ते हैं, इन 250 सालों में केवल 6 मुगल शासक चेंज हुए। वहीं पर आगे चलकर हम ये देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से और 1857 ईस्वी तक लगभग 10 से 11 मुगल शासक चेंज हो गए थे। गौर करना फिर से इस बात पर। 1526 से 1707 ओनली 6 मुगल शासक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मतलब एक एक शासक, केवल बाबर को अगर छोड़ दें, वो ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाया था, और हुमायूं के बाद बीच में कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी का थोड़ा बहुत समय का राज आया था, उसको अगर हम छोड़ दें, तो ये जो मुगल शासक थे बहुत लंबे लंबे समय तक राज कर रहे थे। और इनके समय में इनके पास में बहुत बड़ा क्षेत्र था, इनके राज्य में स्थायित्व था, सत्ता में स्थायित्व था। वहीं औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो बहादुर शाह प्रथम बनता है 63 साल की आयु में, जिसको शाह ए बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, जिसको इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, फिर फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में तो मैंने बताया, नंगा आके दौड़ा करता था दरबार में, खुद के नग्न अवस्था के चित्र बनाता था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर के बाद आलमगीर सेकंड, इसके अलावा शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो तो एक भगोड़े की तरह जीवन यापन करने को मजबूर था। और हम ये देखते हैं, गौर करना इस बात पर भी, कि अंग्रेजों ने शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद में रहने को कहा था, पेंशन दी जाती थी। शाह आलम सेकंड की दिल्ली में आने की हिम्मत नहीं थी, उन्हीं के शाह आलम सेकंड के लोगों ने भगा दिया था दिल्ली से। तो एक मुगल बादशाह ने वापस दिल्ली में आने के लिए किसकी सहायता ली? मराठों की। और मराठों की सहायता लेने का मतलब अंग्रेजों से सीधी दुश्मनी, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज जो हैं वो सत्ता पर काबिज हो चुके थे। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध वो जीत चुके थे, तो अब उनके पास में रेवेन्यू राइट्स थे बंगाल के, पैसा बहुत था उनके पास में, सत्ता उनके हाथों में आ चुकी थी। तो ऐसे में एक मुगल बादशाह को अगर दिल्ली तक जाने के लिए मराठों की हेल्प लेनी पड़ रही हो, तो शक्तिशाली कौन, सत्ता का केंद्र किसकी ओर जा रहा है? मराठों की ओर जा रहा है। तो शाह आलम सेकंड, इसके अलावा अकबर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जहां शुरुआत में 6 मुगल शासक थे, उसके बाद से जब ये वैक्यूम क्रिएट हुआ, इस वैक्यूम को भरने के लिए मराठे ही क्यों तैयार थे, मैं उसके उदाहरण आपको दे रहा हूं कि मोहम्मद शाह रंगीला को, एक मुगल बादशाह को पैसा देना पड़ रहा है मराठों को कि हमारी सुरक्षा करो। एक मुगल शासक को दिल्ली तक जाने के लिए मराठों की हेल्प लेनी पड़ रही है। महादजी सिंधिया जा रहे हैं 1772 ईस्वी में, और शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद से दिल्ली ला रहे हैं कि चल हम तेरे साथ है, तू बैठ वहां गद्दी पर। इसके अलावा मराठे पूरे मुल्तान और पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, वहां तक चौथ वसूल करके आ गए थे। अब आप गौर करना कि वो क्षेत्र एक संक्रमण क्षेत्र, जहां से आगे किसकी बॉर्डर लगती है? अफगानिस्तान, अहमद शाह अब्दाली की।
तो वहां तक जाकर मराठे अगर चौथ वसूल करके आ गए तो इसका मतलब मराठे अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं दूर दूर तक। पानीपत का जब तीसरा युद्ध हो चुका था और ज्यादातर शासकों को यह लगा कि मराठे अब खत्म। वैसे जब मैं मराठों के बारे में पढ़ता हूं, एक बहुत अचंभा ऐसा होता है कि हमारे इतिहास में मराठों को वो महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। मराठों के बारे में हमको पढ़ाया ही नहीं जाता। जब मराठों के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कितनी तेजी से मराठे खड़े हो गए। एक पेशवा बने 1761 में, माधवराव, जिनके संबंध में ग्रांड डफ ने कहा था, 1761 से 1772 ईस्वी तक। अब पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे हार चुके। ज्यादातर राजाओं ने चौथ देने से मना कर दिया, भैया चौथ नहीं देंगे, तुम पराजित, तुम कमजोर। तो ऐसे में माधवराव ने मराठा साम्राज्य को फिर से खड़ा कर दिया, हैदराबाद से वापस चौथ वसूल कर ली। जो मैसूर का शासक था, मैसूर के जो शासक थे हैदर अली, उनको पराजित कर दिया। बंगाल के जो शासक थे अलीवर्दी खां से उड़ीसा छीन लिया था। बंगाल का मतलब उस समय का जो बंगाल होता था उसमें आज का पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, असम का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये पूरे जो क्षेत्र हैं ये उस समय के बंगाल के अंतर्गत आया करते थे। तो माधवराव पेशवा के समय जब पानीपत का तीसरा युद्ध हो चुका था, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो उड़ीसा का क्षेत्र अलीवर्दी खां से छीन लिया था। तो पानीपत के युद्ध के बाद भी मराठे स्ट्रांग हो गए थे और पानीपत के युद्ध से पहले तो थे। तो उस समय अगर पूरे हिंदुस्तान पर उस वैक्यूम को कोई भर सकता था, कोई राज कर सकता था, तो मराठे थे और फिर अंग्रेज भी खड़े हो गए। अब एक सवाल यहां से पैदा होता है कि अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई में मराठे क्यों हारे। तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई। पहली जो लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों को मराठों के साथ में एक संधि करनी पड़ी थी, जिसको अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक संधि कहा गया, या यूं समझ लो गांव की भाषा में कि जहर का घूंट पीना पड़ा अंग्रेजों को। लेकिन बाद में मराठे जब आपस में लड़ने लग गए तो अंग्रेजों के तो मजे हो गए और अंग्रेजों ने फिर आगे चलकर निर्णायक रूप से मराठों को पराजित कर दिया था। इसकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।